लियो जादू और कल्पना की एक ऐसी दुनिया में रहता है जो राक्षसों और शूरवीरों से भरी हुई है। उसे राज्य के नायकों में से एक के रूप में चुना गया था और अन्य नायकों के साथ दानव राजा की सेना से लड़ने के लिए भर्ती किया गया था। देखते ही देखते वह राज्य का अब तक का सबसे बेहतरीन शूरवीर बन गया और उसने तलवारबाजी में महारत हासिल कर ली। वह इतना शक्तिशाली था कि पूरी दानव सेना उससे डरती थी, लेकिन वह अपने साथियों से बहुत चिढ़ा हुआ था जो मदद करने के बजाय हमेशा उसे पीछे खींचते थे। जैसे वह तीरंदाज जो किसी के करीब आने पर कुछ नहीं कर पाता था, या वह तलवारबाज जो अपने पास मौजूद एकमात्र हथियार को भी ठीक से नहीं चला पाता था, और वह जादूगर जिसे सिर्फ हीलिंग मैजिक करना आता था, जिसकी वजह से लियो को बार बार उन सब की जान बचानी पड़ती थी। एक दिन आखिरकार उसका सब्र जवाब दे गया और उसने सीधे अपनी पूरी टीम को छोड़ दिया। उसने अकेले दम पर दानव राजा की सेना की छोटी टुकड़ियों का सफाया करना शुरू कर दिया और आखिरकार वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां खुद दानव राजा इकिडना ने लियो का शिकार करने के लिए अपने 4 कुलीन योद्धाओं को भेजा। वो मोटा आदमी, जिसे मैं ब्रूट कहूंगा, लियो का सामना सबसे पहले उसी से हुआ। अगर ये सिर्फ तलवारबाजी की लड़ाई होती तो लियो उसे हरा नहीं पाता, लेकिन अपनी जादुई शक्ति की बदौलत उसने उस बर्बर को आसानी से हरा दिया, क्योंकि उसे सीधे आमने सामने की लड़ाई के अलावा और कुछ नहीं आता था। उसकी अगली लड़ाई एलीट 4 की एक महिला हत्यारी से हुई जो दिखने में एक इमो गर्ल जैसी थी, लेकिन वह अविश्वसनीय रूप से तेज और फुर्तीली थी। इस दौरान वह अपना बचाव नहीं कर रहा था, क्योंकि वह एक मंत्र का जाप कर रहा था। अंत में उसने उस मंत्र का इस्तेमाल किया और अपने जादू से पूरे इलाके को पूरी तरह तबाह कर दिया, जिससे वह भी हार गई। शहर के लोगों ने अपनी सबसे मूल्यवान धरोहरों में से एक को नष्ट करने के लिए उसे बहुत डांटा। उसे जिस तीसरे व्यक्ति से लड़ना था वह लिली नाम की एक छोटी बच्ची थी। उसका किस्सा बहुत मजेदार था, क्योंकि हीरो को ढूंढने के रास्ते में उसकी याददाश्त चली गई थी और उसकी मुलाकात लियो से तब हुई जब वे दोनों एक पेड़ के नीचे बारिश से बचने की कोशिश कर रहे थे। लियो एक छोटी बच्ची को जंगल में अकेला नहीं छोड़ पाया, इसलिए वह उसे अपने साथ अगले कुछ शहरों में ले गया और उसकी देखभाल करने लगा। एक दिन वह मुंह के बल गिर गई और उसकी याददाश्त वापस आ गई। उसने तुरंत लियो पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे बहुत आसानी से हरा दिया, जिसके बाद उसे उससे प्यार हो गया। एलीट 4 की आखिरी सदस्य फुतिना वाली एक शक्तिशाली जादूगरनी थी। वे युद्ध के मैदान में मिले और वह अपने मंत्र पढ़ रही थी, लेकिन लियो ने उनके चारों ओर एक पूर्णतः निष्प्रभावी करने वाला जादुई घेरा बना दिया, जिससे उसका जादू पूरी तरह बेकार हो गया और उसे लियो से शारीरिक रूप से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसका परिणाम वैसा ही रहा जैसा आप सोच सकते हैं, क्योंकि वह शारीरिक रूप से बहुत कमजोर थी। आखिरी दुश्मन खुद दानव राजा इकिडना थी और वह बहुत ही सख्त प्रतिद्वंद्वी थी। उसने एक विशाल राक्षस का रूप ले लिया और लियो को उसे हराने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन उसने उसे मारने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि वह बुरी इंसान नहीं है। क्योंकि आक्रमण के दौरान उसने उसे अपनी सेना को अनावश्यक खून खराबा करने से रोकते हुए देखा था और वह मौत और तबाही को कम से कम रखती थी और केवल जरूरत पड़ने पर ही ऐसा करती थी। अकेले दम पर पूरी दानव सेना का सफाया करने के बाद वह इस उम्मीद में राज्य वापस लौटा कि उसका तालियों और जयकारों के साथ गर्मजोशी से स्वागत होगा, लेकिन उसे केवल लोगों के ठंडे रवैये का सामना करना पड़ा। जब लोगों को पता चला कि उसने अकेले ही दानव राजा की पूरी सेना को खत्म कर दिया था, तो वे उसे डर गए। लोग उसे देखते ही भाग जाते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं लियो के सिर पर सत्ता का नशा न चढ़ जाए और वह अगला दानव राजा न बन जाए। आखिरकार राजा ने उसे दरबार में बुलाया, जहाँ राजा ने माना कि लियो ने दानव राजा की सेना को हराकर उनकी बहुत मदद की है, जिसमें उनकी तरफ से बहुत कम नुकसान हुआ। लेकिन राजा का कहना है कि वह अपनी प्रजा की जरूरतों और इच्छाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता और उसने लियो से सुबह की पहली किरण के साथ राज्य छोड़ने के लिए कहा। बस राजा की ओर शून्य नजरों से देखता है, जवाब देता है कि वह तुरंत चला जाएगा और बाहर निकल जाता है। अपना कवच उतारकर एक लबादा और लेता है। अब तक के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होने के बावजूद वह एक बेघर की तरह रहने लगा और धीरे धीरे उसके मन में इस राज्य के लोगों के प्रति कड़वाहट पनपने लगी। लियो काफी सोच विचार और मंथन करने के बाद दानव सेना में शामिल होने का पक्का फैसला करता है। ऊंचे पहाड़ों और तपते रेगिस्तानों को पार कर वह इकिडना और चारों जनरलों के सामने पेश करने के लिए एक विस्तृत प्रेजेंटेशन तैयार करता है। अंत में दरबार पहुंचकर जैसे ही वह अपना लबादा उतारता है, उसकी असली पहचान सबके सामने उजागर हो जाती है। इकिडना हैरान रह जाती है और उससे पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन वह तुरंत जवाब देता है कि उसके मन में कोई दुर्भावना नहीं है और वह यहाँ बस उसे एक प्रेजेंटेशन दिखाने आया है जो उसने तैयार की है। बात करना शुरू करता है और उसे ढेर सारे चार्ट और ग्राफ दिखाता है, अपनी पिछली उपलब्धियों, उसने किन किन को हराया है और अपने युद्ध और रणनीतिक अनुभव के बारे में बताता है। और फिर प्रेजेंटेशन का समापन यह कहकर करता है कि उसने अकेले ही इकिडना को भी हराया था। वह अपनी प्रेजेंटेशन को लेकर काफी आश्वस्त महसूस करता है और उम्मीद करता है कि इकिडना उसे बाहें फैलाकर स्वीकार कर लेगी, लेकिन इकिडना उसे बुरी तरह से जलील कर देती है। इकिडना की फटकार से वह हैरान रह जाता है। वह पूछती है, मेरी सेना का विनाश करने के बाद तुम्हें कैसे लगा कि मैं तुम्हें शामिल होने दूंगी? वह अपना चार्ट निकालकर कहता है कि वह नुकसान की भरपाई करेगा और उससे बेहतर साथी उसे नहीं मिलेगा, पर इकिडना सुनने के मूड में नहीं थी। उसने उस पर आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए। महल से निकलने से पहले वह बाकी 4 कुलीन जनरलों को अपने साथ बातचीत करने के लिए मना लेता है और कई कोशिशों के बाद वह जनरलों को एक मौका देने और दुनिया पर कब्जा करने में उनकी मदद करने के लिए राजी कर लेता है। अंततः आपस में बातचीत करने के बाद वे आखिरकार इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि वे उसे एक मौका देंगे, लेकिन उसे चुपचाप रहने और इस पूरे मामले के बारे में इकिडना को पता न चलने देने के लिए कहते हैं और वह मान जाता है। लियो महल में ही रुक जाता है और अगले दिन वह फुतिना से मिलता है। जब से लियो ने सेना को खत्म किया है, तब से वह काम के भारी बोझ के नीचे पूरी तरह से दबी हुई है। तभी लियो उससे उसके पेंडिंग कामों की पूरी सूची मांगता है।
लेकिन वह जवाब देती है कि ज्यादातर काम सिर्फ वही कर सकती है और अगर वह दूसरों को काम दे भी दे तो उन्हें भरोसा नहीं होता कि वे काम सही ढंग से करेंगे। वह एक काम चुनता है जो है महल के भंडार को भरना। बताती है कि केवल वही रिजर्व भर सकती है क्योंकि उसके जादू की फ्रीक्वेंसी लंबे समय से उनमें समाहित की जा रही है। लियो बस मुस्कुराता है और उससे कहता है कि वह अपनी जादुई वेवलेंथ को उसकी वेवलेंथ जैसा बना लेगा और फिर पूरा रिजर्व भर देगा। वह उसकी ओर देखती है, उसे एहसास होता है कि वह यह काम करने में सक्षम है और उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है। वह उसकी ओर देखता है और उससे कहता है कि पूरा काम खत्म करने में 2.5 घंटे लगेंगे, लेकिन वह उससे कहती है कि वह खुद इसे 1 घंटे के भीतर कर सकती है, तो वह इतना समय क्यों ले रहा है। लेकिन वह उससे कहता है कि बस उस पर भरोसा रखे और वह एक काले कवचधारी का रूप धारण कर लेता है और अपना नाम ऑनिक्स रख लेता है ताकि दूसरे लोग न जान सकें कि वह कौन है। वह नीचे जाता है और आधे घंटे के भीतर वह वापस ऊपर आता है और उसे बताता है कि काम हो गया है। वह हैरान दिखती है लेकिन उससे कहती है कि अगर उसका काम खत्म हो गया है तो वह दूसरे काम शुरू कर सकता है, लेकिन वह उसे बताता है कि वह थोड़ा आराम करेगा क्योंकि उसकी माना ऊर्जा खत्म हो गई है और एक जादुई आंख छोड़ने के बाद सोफे पर लेट जाता है जिससे वह सब देख सकता है जो वह जादुई आंख देखती है। वह उससे कहता है कि वह थोड़ी देर आराम करेगा और उसे काम करते हुए देखेगा और वह उससे कहती है कि वह जैसा चाहे वैसा करे लेकिन जल्दी करे ताकि वे और काम निपटा सके। आधा घंटा हो गया, वह अब भी कुर्सी पर लेटा है, हिल भी नहीं रहा। फुतिना उसकी ओर देखती है और पूछती है कि क्या उसने पर्याप्त आराम कर लिया है, लेकिन वह उससे कहता है कि वह अभी भी थका हुआ है और थोड़ा और आराम करना चाहता है। वह उसे नापसंदगी से देखती है लेकिन कुछ नहीं कहती और वापस अपने काम में लग जाती है। लेकिन 1 घंटा बीत जाने के बाद वह फिर से उसके पास जाती है और उससे कहती है कि उसे कुछ काम शुरू कर देना चाहिए, जिस पर वह फिर से जवाब देता है कि उसकी पीठ में दर्द है और वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा है। फुतिना उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन वह खुद को भारी बनाने के लिए ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करता है और वह झुंझलाकर अपनी सीट पर वापस लौट जाती है। आखिरकार पूरे 2 घंटे बाद फुटिना तंग आ गई और उसने लियो से काम पर लगने को कहा, लेकिन लियो ने उससे कहा कि वह बस थोड़ा और आराम करना चाहता है। लेकिन इस बार उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वह अपने कर्मचारियों को बुलाती है। लियो से कहती है कि उसने उसे सुधरने का मौका देने के लिए एकेडेना की इच्छा के खिलाफ काम किया और वह उसे इसका यह सिला दे रहा है। लियो डरते हुए खड़ा हो जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अब उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि इससे पहले कि वह हमला करती, किसी ने दरवाजा खटखटाया और सफेद बालों वाली एक लड़की कमरे में दाखिल हुई, जिसने लियो से कहा कि उसने जागीर के भंडार को फिर से भरने का काम पूरा कर लिया है। फुतिना बहुत उलझन में है और पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। लियो उसकी तरफ देखता है और समझाता है कि जब वह 30 मिनट के लिए बाहर गया था तो वह लोहार के इलाके में गया था जहां उसे एक बहुत शक्तिशाली एमेथिस्ट क्रिस्टल मिला और उसने उसे एक पेंडेंट का आकार दिया, साथ ही उसमें माना भर दी जो उसकी ऊर्जा के साथ मेल खाती है। फिर उसने वह पेंडेंट उस लड़की को दे दिया जिसने अपने जादू का इस्तेमाल करके मैनर के भंडार को भर दिया, लेकिन पेंडेंट की वजह से वेवलेंथ उसकी जैसी हो गई। वह उससे कहता है कि अब उसे रिजर्व भरने की चिंता दोबारा कभी नहीं करनी पड़ेगी। सफेद बालों वाली लड़की बाहर निकलती है। लियो फुतिना की ओर मुड़कर कहता है, जब मैं लेटा था मैंने तुम्हारे काम पर नजर रखी। मैंने एक नई योजना बनाई है जो डेटा के आधार पर तय करती है कि कौन से काम सिर्फ तुम कर सकती हो और कौन से बाकी लोग। ना इस समय भावनाओं में बह गई है और उसकी आंखों में आंसू भर आए हैं। हालांकि वह तुरंत उन्हें पहुंच लेती है और उससे माफी मांगती है कि उसने उसके साथ कैसा व्यवहार किया और उसे काम चोर कहा, जबकि वह तो उसके काम को आसान बनाने के तरीके ढूंढने में लगा हुआ था। उसी रात बाद में फुतिना लियो अपने कक्ष में बुलाती है जहां वह उसके साथ बैठकर दानव राजा की सेना की खराब स्थिति पर चर्चा करती है। वह उसे बताती है कि उनके पास भोजन और अन्य रसद की भारी कमी हो गई है और अगले दिन लिली रसद की सारी व्यवस्था संभालने के लिए लार्गो जा रही है। उसे बताती है कि ये रसद बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हें समय पर महल तक पहुंचना ही चाहिए। लियो उससे पूछता है कि समस्या क्या है और वह उसे वो रिपोर्ट थमा देती है जो लिली ने अपना काम पूरा करने के बाद तैयार की थी। रिपोर्ट में क्रेयॉन से बनी बेतुकी चित्रकारियां थीं और फुतिना बताती है कि उसकी सभी रिपोर्ट और योजनाएं ऐसी ही होती हैं जिसके कारण गलतफहमियां पैदा होती हैं और बेवजह की देरी होती है। वो चाहती है कि लियो लिली के साथ लार्गो के लिए रवाना हो जाए ताकि वह उस पर नजर रख सके और ये सुनिश्चित कर सके कि वह चीजों को सुचारू और कुशलता से संभालना सीख जाए। फुतिना बताती है कि 3000 साल पहले एक दानव राजा ने इंसानों पर हमला किया था, लेकिन वह युद्ध हार गया। बाद में ज्यादातर दानवों ने इंसानों के साथ शांति बना ली और साथ रहने लगे, लेकिन लोंगोस के ड्रैगन लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ जब उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की। न जाने क्यों इंसान हमेशा ड्रैगन लोगों के खिलाफ थे और उनके साथ बहुत भेदभाव करते थे। इस वजह से ड्रैगन लोगों को अपनी पूरी आबादी को लार्गो नाम के एक सुनसान द्वीप पर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। फुतिना के मुताबिक ये ड्रैगन लोग ही वो हैं जिन्होंने डीमन किंग आर्मी की तब मदद की थी जब वो भारी नुकसान झेल रही थी। लियो उसकी तरफ देखता है और पूछता है तो फिर वो उस दरिंदे को क्यों नहीं भेज देती। वो उसे बताती है कि वह उस दरिंदे को भेजने की योजना बना रही थी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि अगर वह गया तो वह सारा काम खुद कर लेगा और लिली कुछ नहीं सीख पाएगी। लियो इस तर्क से सहमत होता है और उसे बताता है कि वह साथ जाएगा और वह सब कुछ फुतिना को रिपोर्ट कर देता है। एकेडेना ने उसे तुरंत अपने कक्ष में बुलाया है। एकेडेना के कक्ष में जाने के ख्याल से ही लियो डर जाता है और उसे डर है कि जैसे ही उसे पता चलेगा कि वह लियो है वह उसे बाहर निकाल देगी। वह यह भी जानता है कि वह ब्रूट जितनी कुशल योद्धा और फुतिना जितनी कुशल जादूगरनी है, इसलिए उसे धोखा देना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर वह तुरंत नहीं गया तो उसे लग सकता है कि वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि फुतिना भी डरी हुई है क्योंकि उसी ने रानी को सूचित किए बिना उसे शरण दी थी।
लियो खुद को संभालता है और उसे चिंता न करने को कहता है क्योंकि वह इकिडना को खुद संभाल लेगा। वो कवच पहनकर उसके कक्ष में मिलने निकल जाता है। कमरे में प्रवेश करते ही इकिडना उसका स्वागत करती है, जो थोड़ी नशे में है पर बहुत खुश है। उत्साह से कहती है कि वह उस व्यक्ति से जरूर मिलना चाहती थी जिसने फुतना के काम का बोझ कम करने में मदद की और लिली को भी बेहतर तरीके से काम करना सिखाया, क्योंकि इससे उसकी पूरी सेना की कार्यक्षमता बढ़ गई है और हर कोई पहले से ज्यादा खुश लग रहा है। हालांकि बातचीत के बीच में ही अचानक इकिडना लियो से पूछती है कि वह खाते पीते समय भी हेलमेट क्यों पहने हुए है और उसे इसे उतारने के लिए कहती है। इकिडना नशे में है, इसलिए वह उसके पास जाती है और खुद ही उसे उतारने लगती है। लियो तुरंत अपना चेहरा किसी और के चेहरे में बदलने की कोशिश करता है, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि वह केवल किसी दूसरे इंसान का चेहरा ही सोच पाया। ये देखकर इकिडना हैरान रह जाती है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वह एक राक्षस होगा। फिर वह अपनी जगह वापस लौट जाती है और वे फिर से शराब पीने लगते हैं। लियो जल्द से जल्द इस स्थिति से निकलना चाहता है, इसलिए वह उसे और ज्यादा शराब पिलाने लगता है, इस उम्मीद में कि वह पूरी तरह नशे में धुत हो जाएगी और शायद जल्द ही सो जाएगी। वे फिर से मेज पर बैठ गए और खाना खाते हुए बातें करने लगे। उसने उसे यकीन दिलाया कि वह यहाँ सहज महसूस करेगा, क्योंकि दानव सेना में हर किसी का स्वागत है और वे इंसानों या दानवों के बीच कोई भेदभाव नहीं करते। लियो को लगा कि शायद यही सही समय है ये जानने का कि वह उसके बारे में क्या सोचती है, और उसने चतुराई से उससे पूछ लिया। उसने कहा कि वे भेदभाव नहीं करते, लेकिन उसने सुना था कि नायक लियो सेना में शामिल होना चाहता था, पर उसे अस्वीकार कर दिया गया। क्या तुम उसे अपनी सेना में शामिल कर लोगी, भले ही वह एक इंसान है? इकिडना के चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल जाते हैं और वह गुस्से से तिलमिला उठती है और कहती है कि वह हीरो कितना घटिया है और वह उसे अपनी सेना में कभी शामिल नहीं होने देगी, चाहे वह कुछ भी कर ले। लेकिन वह उसे फिर भी शामिल नहीं कर रही है क्योंकि वह शायद सेना को अंदर से खोखला कर देगा। वह यह भी कहती है कि उसी की वजह से वह फिलोसफर्स स्टोन हासिल नहीं कर पाई, जिसके मिल जाने पर वह अपना विजय अभियान खत्म कर सकती थी। लियो इस नई जानकारी से हैरान था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह पारस पत्थर की तलाश में है। कहा जाता है कि इस पत्थर में बंजर जमीन को हरे भरे मैदान में बदलने, गंदे पानी को साफ करने, लोगों के घावों को भरने और यहाँ तक कि इंसान को अमर बनाने जैसी अलौकिक शक्तियाँ हैं। हालांकि लियो का मानना है कि ये ज्यादातर अफवाहें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। वो पूछता है कि वह बस इंसानों से सीधे पारस पत्थर क्यों नहीं मांग लेती, लेकिन वह जवाब देती है कि वे नहीं समझेंगे, क्योंकि वे इंसान हैं और चाहे उन्हें कितनी भी शांति से सब कुछ समझा ले, वे फिर भी यही सोचेंगे कि वह उन्हें बर्बाद करने आई है, सिर्फ इसलिए कि वह एक दानव रानी है। वह उससे कहती है कि असल दुनिया उन कहानियों से बिल्कुल अलग है जिनमें नायक और दानव रानी समझौता कर लेते हैं और फिर खुशी खुशी रहने लगते हैं। वह पूछता है कि उसे पारस पत्थर क्यों चाहिए, बालकनी की ओर बढ़ते हैं और वह उसे बताती है कि दानव लोक रहने लायक बिल्कुल नहीं है। वहाँ सूरज की रोशनी नहीं है, वहाँ मौत की बदबू आती है, पानी जहरीला है, जमीन बंजर है और यहाँ तक कि हवा भी जहरीली है। इसके अलावा दानव कुल आपस में लगातार लड़ते रहते हैं, जिससे बिना किसी वजह के हिंसक खून खराबा होता रहता है। वह चाहती है कि उसके लोग पृथ्वी पर बस जाएं, उन इलाकों पर कब्जा करें जहां इंसानों के कदम नहीं पड़े हैं और इस खूबसूरत जगह पर रहना शुरू करें जहां सूरज चमकता है, पानी साफ और मीठा है और हवा शुद्ध है। लियो उसके लक्ष्यों से प्रभावित है और फैसला करता है कि वह अब और नाटक नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपना दिल पूरी तरह से उसके सामने खोल दिया है। अब इसके बाद भी उसे धोखा देना बहुत गलत होगा। वह उसकी ओर मुड़ता है और उसे कहता है कि वह उसे कुछ बताना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, लिली और फुतना दोनों उसके कक्ष में दौड़ते हुए आए और उसे बताया कि ब्रूट और असैसिन दोनों अपनी जगह से हट गए हैं और एक पत्र छोड़कर गायब हो गए हैं। वह फुतिना से पत्र पढ़ने के लिए कहती है और वह इकिडना को बताती है कि हत्यारे के पत्र में लिखा है कि वह एक यात्रा पर जा रही है और उसे ढूंढने की कोशिश न करे, जबकि ब्रूट के पत्र में लिखा है कि उसने रानी को निराश किया है क्योंकि वह ज्यादा मदद नहीं कर पाया। लियो ने जल्दी से इकिडना से कहा कि वह हत्यारे का पीछा करेगा और उन्हें दरिंदे के पीछे जाना चाहिए और इकिडना मान जाती है, लेकिन जब वह चलने की कोशिश करती है तो बहुत ज्यादा शराब पीने के कारण वह लड़खड़ाने लगती है। हालांकि वह अपना प्रो गेमर मूव दिखाती है और अपने मुंह से आग उगलती है, जिससे उसका नशा तुरंत उतर जाता है। लियो हत्यारे का पीछा करने के लिए तेजी से बाहर दौड़ता है और जादू के उन हल्के निशानों का पीछा करता है जो जंगल की ओर जाते हैं। दौड़ते समय किसी ने उस पर चाकू फेंके, लेकिन वह उनसे बच निकला और पीछे हट गया। हत्यारी जंगल से बाहर निकलती है और लियो पर हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन शुक्र है कि लियो अपना बचाव कर पाता है और यह दिखाने के लिए कि वह लियो है, जल्दी से अपना कवच उतार देता है। हत्यारी शांत हो जाती है और वे एक लट्ठे के पास बैठ जाते हैं। लियो उससे पूछता है कि वह भागने की कोशिश क्यों कर रहा था, लेकिन हत्यारा पूरी तरह खामोश है, बस ये कह रहा है कि उसके खत में लिखा था कि उसके पीछे मत आना, लेकिन लियो ने फिर भी उसे नजरअंदाज कर दिया और वैसे जाहिर है कि यह हत्यारा एक आदमी है। लियो को एहसास होता है कि दानव सेना ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां उसे अपनापन महसूस हुआ और लोगों ने न केवल उसके कौशल को सराहा बल्कि यह भी कहा कि उन्हें उसकी भावनाओं की भी परवाह है। वो बस डरा हुआ है क्योंकि 3 दिनों में उसे जासूस की नौकरी के लिए आवेदन करने वाले कई लोगों का इंटरव्यू लेना है और वह सामाजिक रूप से बहुत संकोची है और उसे बात करना नहीं आता। लियो उसकी ओर देखता है, ये समझने की कोशिश करता है कि क्या वह मजाक कर रहा था या नहीं, लेकिन उसे एहसास होता है कि हत्यारा पूरी तरह गंभीर है। वह हत्यारे से उसके पुराने कामों के बारे में पूछता है और यह भी कि पहले वह ऐसी स्थितियों को कैसे संभालता था, क्योंकि एक समय वह गिल्ड मास्टर हुआ करता था। हत्यारा जवाब देता है कि वह हमेशा ऐसे काम दूसरों से करवा लिया करता था, लेकिन अब उसके अलावा यह काम करने वाला कोई और नहीं बचा है। इसीलिए उसने सोचा कि वह यात्रा पर निकलेगा, कई अलग अलग गाँवों में जाएगा और वहाँ के लोगों से बात करेगा ताकि वह अपनी बातचीत करने की कला को निखार सके।
उससे कहता है कि राक्षस सेना के किसी व्यक्ति का इंसानी गांव वालों से बात करने की कोशिश करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वह उसे अपने साथ वापस चलने को कहता है और कहता है कि वे मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। यह सुनकर वह तुरंत भागने की कोशिश करता है, लेकिन लियो को इसकी उम्मीद थी और उसने उसे पहले ही एक जादुई जंजीर से बांध दिया था ताकि वह भाग न सके। हालांकि हत्यारा उसके सामने आकर कहता है कि अब जब उसने उसे रोक ही लिया है तो यह लियो की जिम्मेदारी है कि वह उसे 3 दिनों के भीतर बेहतर तरीके से बातचीत करना सिखाए ताकि वह इंटरव्यू के लिए तैयार हो सके। लियो हत्यारे के साथ महल वापस आता है जहाँ वह लड़कियों से मिलता है। वह ब्रूट की स्थिति के बारे में पूछता है और यह भी कि क्या वह ठीक है। एकिडाना बताती है कि वे समय रहते उस तक पहुंच गए थे, लेकिन उस मूर्ख को यह नहीं पता था कि ड्रैगन की खाल को किसी सामान्य स्टील से नहीं भेदा जा सकता, इसलिए वे उसे रोकने में कामयाब रहे। वह उसे यह भी बताती है कि अब उन्होंने उसे उसकी बेटी की निगरानी में रखा है, जो यह सुनिश्चित करेगी कि वह कोई बेवकूफी न करे। लियो ने कहा कि ब्रूट को तुम संभालो, हत्यारे का मामला मैं देख लूंगा। इकिडाना ने मदद के लिए शुक्रिया कहा। वह हत्यारे के पास लौटकर उसे सामाजिक रूप से जागरूक बनाने की योजना बनाता है। उसे महल के अंदर बने सराय में एक छोटा सा पार्ट टाइम काम मिल जाता है और वह उस हत्यारे के साथ वेटर बन जाता है जो लोगों को सर्व करना शुरू करते हैं। और ज्यादातर समय हत्यारा बस लियो के पीछे पीछे घूमता रहता है, जो ज्यादातर बातें करता है जबकि वह सुनता है। वह उसे कुछ ऐसी तकनीकें सिखाता है जो उसे एक बेहतर वक्ता बनने में मदद कर सकती हैं। वह उसे बताता है कि हमेशा ध्यान से सुनो कि सामने वाला क्या कह रहा है, ये समझने की कोशिश करो कि वह क्या चाहता है और फिर उसी के अनुसार बात करो। लियो ने हत्यारे से बाहर जाकर बैठे हुए लोगों से ऑर्डर लेने को कहा और वह चला गया। हत्यारा आगे बढ़ा और उनसे पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। समूह के नेता ने बहुत ही असभ्यता से जवाब दिया, मांस और शराब, जिस पर हत्यारे ने पूछा कि उसे किस तरह का मांस चाहिए और फिर उसे कई सुझाव दिए, लेकिन लीडर उसकी एक नहीं सुनता और उसे परेशान करने लगता है। ये सोचकर कि वह लड़की है तो क्या ही कर लेगा, लेकिन हत्यारा अब और बर्दाश्त नहीं करता और उसे आर्म बार में जकड़कर उसका हाथ तोड़ देता है। तुरंत ही लीडर के गुर्गे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वह बहुत आसानी से उनसे निपट लेता है और उन सबको बाहर फेंक देता है। शिफ्ट खत्म होने के बाद वे दोनों लियो के कमरे में वापस जाते हैं, जहाँ लियो उससे कहता है कि उसने स्थिति को संभालने में बहुत अच्छा काम किया है और वह लोगों से बात करने में वाकई बेहतर होता जा रहा है, क्योंकि उसने हर बात का एक शब्द में जवाब देना बंद कर दिया है। इससे हत्यारा बहुत खुश होता है और वह उसे प्रशिक्षण के लिए धन्यवाद देता है। हालांकि लियो का प्रशिक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है और वह हत्यारे से एक मॉक इंटरव्यू लेने के लिए कहता है। हत्यारे ने पूछा कि वह क्या पूछ सकता है। लियो ने जवाब दिया कि वह कुछ भी पूछ सकता है और लियो ने हाँ में जवाब दिया। हत्यारे ने बिना समय बर्बाद किए सीधे सवाल पर आते हुए पूछा कि उसने डेमन किंग की सेना में शामिल होने का असली कारण क्या था। लियो इस सवाल से हैरान रह गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यह अचानक उसके सामने आ जाएगा, इसलिए उसने मजाक में बात टालने की कोशिश की। लेकिन ट्रैप उसे जवाब मांगता रहता है। वह उससे पूछता है कि उसके अंदर इंसानियत के लिए वैसी नफरत क्यों नहीं है जैसी उसके अंदर है। ट्रैप आधा दानव और आधा इंसान पैदा हुआ था, इसलिए इंसानी समाज ने उसे कभी अपनाया नहीं और उसे पूरी तरह से कैद कर दिया गया था। बाद में उसे जासूसों के एक विशाल संगठन ने खरीद लिया जो लक्ष्यों की हत्या करने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करते थे। अगर इस प्रक्रिया में बच्चे मर भी जाते तो उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनके लिए उनकी कोई अहमियत नहीं थी। गनीमत थी कि वह हत्या करने में माहिर था, इसलिए वह इतने सालों तक जीवित रह पाया। लेकिन वह इस दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा इंसानों से नफरत करने लगा। और जब उसे पता चला कि दानव रानी इकिडाना इंसानों के खिलाफ युद्ध छेड़ रही है तो उसने गुप्त रूप से उसकी मदद करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते नगरवासी राक्षसी रानी इकिडाना का सम्मान करने लगे और उन्हें अपने मौजूदा शासकों से कहीं ज्यादा पसंद करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने उनके लिए दावतें आयोजित की और उनकी आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। जब ट्रैप को इस बात का पता चला तो वो बहुत हैरान हुआ और खुद देखना चाहता था कि यह रानी कैसी है, इसलिए वह इकिडाना के पास गया, उसके साथ जुड़ गया और बहुत जल्द ही उसके सबसे भरोसेमंद सेनापतियों में से एक बन गया, जो अकेले ही जासूसों के पूरे नेटवर्क का नेतृत्व करने लगा। हालांकि उसने हमेशा उससे अपने असली इरादे छिपाए, जो किसी भी कीमत पर मानवता का विनाश करना था। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि लियो नहीं आया और उसने उसे आसानी से हरा दिया। वह लियो को याद दिलाता है कि जब उसने उसे हराया था और वह दूर जा रहा था तो उसने लियो से कहा था कि उसे मार देना चाहिए, वरना वह सुनिश्चित करेगा कि पूरी मानवता का विनाश हो जाए। और तब भी लियो बस मुड़ा और उसने कहा कि तुम्हें अलग अलग जगहों की यात्रा करनी चाहिए और नए लोगों से मिलना चाहिए, क्योंकि दुनिया उतनी बुरी नहीं है जितनी दिखती है। लियो हैरान था क्योंकि उसने उसे पहली बार इतना बोलते हुए देखा था, इसलिए उसने भी अपने दिल की बात बताने का फैसला किया। उसने ट्रैप को बताया कि एक समय था जब वे जिस जगह पर अभी रह रहे हैं उसे जापान कहा जाता था और वह आज के मुकाबले कहीं ज्यादा आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत था। एक दिन जमीन फट गई और पाताल लोक से बड़ी संख्या में राक्षस और दानव बाहर निकल आए। धीरे धीरे यह इंसानों और राक्षसों के बीच पूर्ण युद्ध बन गया। राक्षसों को मारना आसान न था, क्योंकि तब के इंसान भी आज जितने ही कमजोर थे। इससे निपटने के लिए उन्होंने अपनी बुद्धि से खुद के राक्षस बनाने का फैसला किया। इन इंसानों को संशोधित कर उनकी क्षमताएं बढ़ाई गईं, पर लियो के सिवा कोई जीवित न बचा। वह मानवता की तलवार बन गया और केवल उस समय के लिए नायक बना जिसकी मानवता को जरूरत थी। उसने अनगिनत बार मानवता को अनगिनत आक्रमणकारियों से बचाया और जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ उसे पूरी तरह भुला दिया गया। ट्रैप उसकी ओर देखता है और पूछता है कि क्या उसे कोई मलाल नहीं है, खासकर इस बार क्योंकि उसने मानवता को बचाने के लिए सब कुछ त्याग दिया और दानव सेना को हराने के लिए अनगिनत बार अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन बदले में उसे सिर्फ नफरत और बेरुखी मिली।
लियो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि जब उसे राज्य छोड़कर कभी वापस न आने के लिए कहा गया तो उसे लगा जैसे वह फिर से जी उठा हो और वह खुश था, क्योंकि अब उसे हीरो का काम छोड़ने का आदेश मिल चुका था। और अब अगर मानवता पर फिर से हमला होता है तो उसे उसका हीरो बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस दौरान वह जो चाहे कर सकता है। ट्रैप ये सुनकर दंग रह जाता है और लियो से पूछता है कि वह कब से मानवता की रक्षा कर रहा है, जिस पर लियो जवाब देता है कि उसने 1000 साल बाद ही गिनती करना छोड़ दिया था। ये सुनकर ट्रैप हैरान रह जाता है। लियो जवाब देता है कि 100 साल पहले जो रहस्यमयी आर्य प्रकट हुए थे और जिन्होंने पूर्व दानव राजा को हराया था, जो कि इकिडना के पिता थे, वह और कोई नहीं बल्कि खुद वही था। ट्रैप सन्न रह जाता है, फैसला करता है कि आज के लिए बहुत हो गया और सोने चला जाता है। अगले दिन इकिडना ने लियो को फिर से बुलाया। उसने उसे एक पत्र दिखाया और बताया कि ब्रूट ने सेना के जनरलों में से एक के रूप में अपने पद से हटने का फैसला किया है, क्योंकि उसे लगता है कि वह सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नहीं है। हाल ही में उसकी सबसे शक्तिशाली काइमेरा में से एक के साथ लड़ाई हुई थी और उसने अपने सैनिकों को सिखाने की कोशिश की थी कि ऐसे राक्षस का सामना कैसे किया जाए, लेकिन उनमें से किसी ने कभी काइमेरा नहीं देखा था। लड़ने की तो बात ही छोड़िए, और वे उससे बहुत डरे हुए थे। हालांकि अंत में वह दरिंदा एक ऐसा मूर्ख है जिसमें जरा भी अक्ल नहीं है, और वह उन्हें यह कहकर फटकारने लगता है कि वे पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं, और यह कि जब वह बच्चा था तो वह ऐसे राक्षसों का सामना किया करता था। हालांकि इसके बाद उन्होंने अपनी सेना के जनरल के पद से हटने का फैसला किया और अपने बाकी सैनिकों से कहा कि अब वह भी एक साधारण पैदल सैनिक हैं और जनरल उनकी बेटी है। इकिडना लियो से पूछती है कि क्या वह इसे संभाल पाएगा, लेकिन वह तुरंत अपना विचार बदल लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह बिना सोचे समझे उससे बहुत सारे काम करवा रही है। लेकिन लियो उससे कहता है कि वह इस समस्या को खुद संभाल लेगा और अगर उसे मदद की जरूरत पड़ी तो वह उसे बता देगा। वह ब्रूट की बेटी से मिलने जाता है और उससे उसके पिता के बारे में पूछता है। वह जवाब देती है कि समस्या उसके पिता के साथ है, क्योंकि वह उम्मीद करता है कि हर कोई उसकी तरह ही ताकतवर हो, जो कि बेवकूफी है और जिसके बारे में सोचना भी नामुमकिन है। सेना में मौजूद दानव अलग अलग आकार और रूप के हैं और कुछ दूसरों से बेहतर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे कमजोर हैं। उनकी ताकत कहीं और है जिसे उसके पिता समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि वे एक क्रूर इंसान हैं और केवल शारीरिक ताकत को ही सब कुछ मानते हैं। वह उनसे कहती है कि उन्हें ये समझना होगा कि उन्हें दूसरों की तुलना खुद से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी की बनावट अलग है और हर कोई किसी न किसी खास काम के लिए बना है, और उन्हें मूर्खों की तरह सीधे हमले के बजाय रणनीति पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लियो सारी जानकारी को समझता है और एक योजना बनाता है। वह उसे अपने साथ ले जाता है और एक गुफा में पहुंचता है, जहां वह एक विशाल मेका को ढूंढ निकालता है। जब लड़की उसके बारे में पूछती है तो वह जवाब देता है कि यह अतीत का एक अवशेष है, जब इंसान तकनीकी रूप से कहीं अधिक उन्नत थे। फिर वह मेका को उस मैदान के पास प्रकट होने के लिए प्रोग्राम करता है जहाँ ब्रूट अपने सैनिकों के साथ अभ्यास कर रहा था, और उनकी प्रतिक्रिया देखने के लिए उसे अदृश्य कर देता है। योजना के अनुसार मीका जंगल से बाहर निकलता है और उनकी ओर बढ़ने लगता है। सैनिक बुरी तरह डर गए हैं और भाग जाना चाहते हैं, लेकिन ब्रूट अपनी भारी आवाज से उन्हें होश में लाता है और मीका पर हमला करने का आदेश देता है। सैनिक उसकी बात मानकर मीका की ओर दौड़ते हैं और अपने हथियारों से उस पर हमला करते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि रोबोट से टकराते ही उनके हथियार टूट जाते हैं और उसे बताते हैं कि वे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वे हथियारों से उस पर हमला भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हथियार टूट रहे हैं। वह उन्हें युद्ध के मैदान में डटे रहने को कहता है, क्योंकि सच्चे सैनिक कभी पीछे नहीं हटते। दानव अपनी जगह डटे रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक मेका वहीं रुक जाता है। लियो उलझन में पड़ गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने अपनी लेजर बीम चार्ज की और राक्षसों पर निशाना साधकर उसे छोड़ दिया। लियो को उन सब की रक्षा के लिए तुरंत एक जादुई कवच बनाना पड़ा, क्योंकि वह बीम इतनी शक्तिशाली थी कि एक ही बार में उन सबको खत्म कर सकती थी। मेका ने फिर से लेजर का इस्तेमाल किया, लेकिन लियो फिर से कवच बनाने में सफल रहा और उसने हमले को नाकाम कर दिया। लेकिन इस बार सारे राक्षस भाग जाते हैं और ब्रूट को युद्ध के मैदान में अकेला छोड़ देते हैं, और ब्रूट अपनी फितरत के मुताबिक सीधे मेका की तरफ दौड़ पड़ता है ताकि उससे लड़ सके। मेका उस पर हमला करने के लिए अपनी लेजर तलवार निकालता है, लेकिन लियो ब्रूट को झुकने के लिए चिल्लाता है और वह सही समय पर बच जाता है। मेका एक बार फिर अपनी लेजर बीम का इस्तेमाल करता है और ब्रूट बच तो जाता है, लेकिन उसके कंधे पर थोड़ी चोट लग जाती है। लियो ब्रूट से कहता है कि वह उसे निर्देश देगा और उसे बिल्कुल वैसा ही करना होगा जैसा वह कहेगा। तो मीका पर हमला करता है और उसकी तलवार तोड़ देता है, और उसकी बेटी उसके पीछे आकर उसे उसके धड़ पर हमला करने के लिए कहती है, क्योंकि वहीं उसके ज्यादातर बुनियादी पुर्जे जैसे तार वगैरह होते हैं। ब्रूट उसकी सलाह मानकर उसके धड़ में वार कर देता है, जिससे वह निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन अचानक मेका एक अजीब सी आवाज निकालता है, जिसे लियो बैकअप के लिए बुलावा समझ जाता है, और अचानक गुफाओं से तीन और मेका युद्ध के मैदान तक पहुंचने के लिए बाहर निकल आते हैं। लेकिन गनीमत है कि इकिडना को कुछ ऐसा होने का अंदेशा था। वो पहले ही गुफाओं तक पहुंच चुकी थी और वह अपनी अग्नि जादू से उन्हें पूरी तरह जलाकर राख कर देती है और उन्हें टुकड़ों में उड़ा देती है। उन्हें आसानी से हरा देती है और राज्य के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक के रूप में अपना नाम स्थापित कर लेती है। लियो उस बलवान व्यक्ति को समझाता है कि उसे उन आदमियों को बुनियादी बातें सिखानी होंगी। ठीक उसी तरह जैसे एक योद्धा को मीका का सामना करने का तरीका नहीं पता, वैसे ही हमारे सैनिक भी काइमेरा से लड़ने की कला से पूरी तरह अनजान है। उसे धैर्यपूर्वक उन्हें युद्ध की बुनियादी बातें सिखानी होंगी, ताकि वे उसकी सलाह को गंभीरता से समझ सकें और उस पर अमल कर सकें। अंत में योद्धा अपनी गलती को स्वीकार करता है, अपने सैनिकों से विनम्रता पूर्वक माफी मांगता है और भविष्य में एक बेहतर जनरल बनने का पक्का वादा करता है।